फ्रेंड्स, न्यू टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं विजय सिंह जो कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से संबंधित सभी एग्ज़ाम की तैयारी कराता हूं, जैसे कि यूपीपीसीएल, यूपीपीजीसीएल, एमपीपीजीसीएल, बिहार ईबी, एमपीबी, यूपीबी, इसरो, इन सभी की तैयारी कराता हूं। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी कराता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। ये चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जाए, ये डीएमआरसी का एग्ज़ाम हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एग्ज़ाम हो, या फिर ये इसरो का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में ये अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, चलिए हम देखते हैं। ये कुछ ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है हमारे पास, इसको वन बाय वन करके देखते हैं। तो दोस्तों, टाइम को बिना गवाए हुए क्वेश्चनों को चालू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रांसफार्मर का, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि हमारे सामने आ चुका है। देखते हैं हम। क्वेश्चन है, मर्ज प्राइम प्रोडक्शन रिले कहाँ उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे पास चार क्वेश्चन है, सॉरी, चार ऑब्जेक्टिव है। इन ऑब्जेक्टिव में से आपको चुनना है, आपको देखना है कि मर्ज प्राइम प्रोटेक्शन रिले का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन, दूसरा है थ्री फेज मोटर, तीसरा है अल्टरनेटर, और चौथा है हमारे पास ट्रांसफार्मर। तो इनमें से हमें देखना है कि ये मर्ज प्राइम प्रोटेक्शन रिले का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा। ये प्राइम प्रोटेक्शन रिले, इस प्रोटेक्शन से ही पता चल रहा है कि इस रिले का वर्किंग क्या होगा। तो प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि सुरक्षा करना। ये रिले हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक होती है मैकेनिकल रिले, एक होती है इलेक्ट्रिकल रिले, सॉरी, एक होता है मैकेनिकली रिले और एक होता है मैग्नेटिक रिले। तो ये जो मर्ज प्राइम प्रोटेक्शन रिले है, ये हमारे पास मैकेनिकली रिले नहीं है, ये चुंबकीय रिले है, मैग्नेटिक रिले। तो इस रिले का उपयोग किया जाता है अल्टरनेटर में और ट्रांसफार्मर में। ये रिले दोनों जगह यूज किया जाता है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, थ्री फेज ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन किस पावर फैक्टर पर आता है। तो ये जो हमारा थ्री फेज का ट्रांसफार्मर है, इसका वोल्टेज रेगुलेशन किस पावर फैक्टर पर ऋणात्मक आता है। तो ये हम थोड़ा समझ लेते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है। ये है हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। वोल्टेज रेगुलेशन, नो लोड वोल्टेज रेगुलेशन, ये हमारा है नो लोड वोल्टेज रेगुलेशन माइनस फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन, सॉरी, नो लोड वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन माइनस फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन अपॉन फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन गुणे 100। ये है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि थ्री फेज का ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन किस पावर फैक्टर पे ऋणात्मक आता है। तो मैं आपको बता दूं, ये ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग पावर फैक्टर पे आता है। वैसे अगर देखा जाए तो ट्रांसफार्मर हमारा लैगिंग पावर फैक्टर पे ही ऑपरेट होता है, और ये इसका पावर फैक्टर लैगिंग आता कहाँ से है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है ना, ये ट्रांसफार्मर हमारा इंडक्टिव लोड में आता है। किसमें? इंडक्टिव लोड की कैटेगरी में आता है। लोड हमारे पास तीन प्रकार का होता है। ये आता है इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, तो ये हमारा इंडक्टिव लोड के श्रेणी में आता है ट्रांसफार्मर। तो इंडक्टिव लोड का पावर फैक्टर तो वैसे भी लैगिंग होता है। और देखिए, क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में सीधी तरीके से नहीं पूछता, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछता है। यही तो एग्जामिनर की एग्जामिनर हमें देखना चाहता है कि हम कितना क्वेश्चन को समझ पाते हैं और कितना हम दिमाग लगा पाते हैं। यही तो एग्जामिनर हमें हमारा दिमाग चेक करना चाहता है। बाकी क्वेश्चन रहता है वही, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा देता है। तो ये पूछ रहा है कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन
ऋणात्मक किस पावर फैक्टर पे आता है। ये तो सबको पता है कि ट्रांसफार्मर चाहे 3 फेज का हो या फिर ट्रांसफार्मर चाहे सिंगल फेज का हो, वो हमेशा पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर पे ही ऑपरेट होता है और लैगिंग पावर फैक्टर पे ही संचालित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। तो चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, वह कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग विद्युतीय और यांत्रिक रूप से जुड़ी होती है। तो दोस्तों ये रहा हमारे पास 4 ऑप्शन, इसी में से देखना है आपको वह कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग विद्युतीय और यांत्रिकी रूप से जुड़ी होती है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होता है। एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग, ये रहा हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग, और इसके बीच में एक होता है सिलिकॉन स्टील की कोर लगी होती है, और ये होता है हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग। ये हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग। चलिए मैं नाम भी लिख देता हूँ इसका। ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पे बात स्टेप अप और स्टेप डाउन की नहीं कही गई है, तो मैं भी आपको स्टेप अप स्टेप डाउन के बारे में यहाँ नहीं बोलूँगा। ये पूछा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, ये है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग, विद्युतीय और यांत्रिकी रूप से जुड़ी है। अगर हम अभी जिस तरह से मैं फिगर बनाया हूँ, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये हमारा ना ही मैकेनिकली रूप से कनेक्ट है एक दूसरे से और ना ही विद्युतीय रूप से कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो यहाँ से तो पता चल गया होगा कि 3 फेज का जो ट्रांसफार्मर है, ये जो बी वाला ऑप्शन है 3 फेज ट्रांसफार्मर, यहाँ से तो इस फिगर से तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 फेज का ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग ना ही मैकेनिकल रूप से जुड़ा होता है और ना ही इलेक्ट्रिकली रूप से जुड़ा होता है। तो ये तो हमारा हो गया गलत। इसी तरह से ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, ये भी हो जाएगा गलत, क्योंकि धारा ट्रांसफार्मर यानी कि करंट ट्रांसफार्मर, इस करंट ट्रांसफार्मर में भी ऐसे ही होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी किसी तरह से नहीं जुड़ा होता है। और ये जो हमारे पास डी ऑप्शन है भी, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ए और बी ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही बचा, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो चलिए ऑटो ट्रांसफार्मर का डायग्राम देख लेते हैं। दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग होती है, यही हमारा प्राइमरी का काम करती है और यही हमारा सेकेंडरी का काम करती है। तो दोस्तों मैं कुछ सही तरीके से इसका फिगर बना देता हूँ ऑटो ट्रांसफार्मर का। ये रहा हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर की डायग्राम। यही हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का काम करता है, यही हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का काम करता है। तो एक ही वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कैसे काम करेगा, तो इसमें से टैपिंग्स निकाल दिया जाता है। टैपिंग्स निकाल के इसको प्राइमरी और सेकेंडरी नाम दे दिया जाता है। ये हो गया हमारा प्राइमरी वाइंडिंग और ये हो गया हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। और सेकेंडरी वाइंडिंग साइड हम लोड जोड़ देते हैं। लीजिए मैं लोड एक जोड़ देता हूँ। लोड हम कोई भी लोड जोड़ सकते हैं दोस्तों, चाहे वो रजिस्टिव लोड हो, इंडक्टिव लोड हो, कैपेसिटिव लोड हो। मैंने अभी रजिस्टिव लोड जोड़ा है इस ऑटो ट्रांसफार्मर में। तो ये हो गया हमारा, ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ना, ये देखिए ये मैकेनिकली रूप से भी जुड़ा है और ये विद्युतीय रूप से भी जुड़ा है। ये दोनों तरह से जुड़ा है, क्योंकि एक ही वाइंडिंग है, एक ही वाइंडिंग। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग अलग है और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग है। हम एक ही वाइंडिंग को टैपिंग्स निकाल कर प्राइमरी नाम दे देते हैं और उसी वाइंडिंग में से टैपिंग्स निकाल कर सेकेंडरी वाइंडिंग नाम दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा, इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑटो ट्रांसफार्मर। ये रहा हमारा ऑप्शन सी में, ये ऑप्शन सी नंबर हमारा राइट आंसर है। अब ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ और बेसिक नॉलेज देख लेते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग रेगुलेटर में किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग रेगुलेटर में किया जाता है। रेगुलेटर, ये रेगुलेटर होता क्या है, देखिए रेगुलेटर का काम होता है वोल्टेज को कांस्टेंट रखना। करंट से इसको कोई मतलब नहीं होता है, करंट से इसको कोई लेना देना नहीं होता है। यह हमेशा वोल्टेज के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर मान लीजिए कि कोई मोटर है हमारे पास, वो 415 वोल्ट
415 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। मान लीजिए किसी कारणवश वोल्टेज 415 से बढ़ के 500 वोल्टेज हो गया। 500 वोल्टेज, इतना हाई वोल्टेज में हमारा मोटर की वाइंडिंग जल भी सकती है, राइट। और हमारा निर्धारित वोल्टेज कितना है, 400 वोल्टेज, और आ गया हमारे पास 500 वोल्टेज, तो भी ये मोटर के लिए नुकसानदायक है। अगर 415 वोल्टेज से मान लीजिए वोल्टेज घट करके 300 वोल्टेज हो गया, जो कि हमारा मोटर ठीक तरह से ऑपरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका निर्धारित वोल्टेज है 415 वोल्टेज, और वोल्टेज हमारे पास मोटर को ऑपरेट करने के लिए कितना है, 300 वोल्टेज। तो वोल्टेज चाहे कम हो जाए या फिर वोल्टेज चाहे अधिक हो जाए, तो ये इस रेगुलेटर का ही काम है इन दोनों वोल्टेज को एक कांस्टेंट वोल्टेज बनाना। अगर वोल्टेज अधिक हो जाता है तो ये वोल्टेज को डाउन करता है, और वोल्टेज कम हो जाता है तो इसको एक लेवल तक रखता है। तो ये हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग रेगुलेटर में किया जाता है। तो चलिए इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चलिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। टैप चेंजर ट्रांसफार्मर में किस साइड जुड़ा होता है। ये बोल रहा है कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें टैप चेंजर लगा होता है, वो टैप चेंजर ट्रांसफार्मर के किस साइड में जुड़ा होता है। तो ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, एसटी साइड, एलटी साइड, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। तो इनमें से हमें देखना है कि ये टैप चेंजर किस साइड लगा होता है, किस साइड कनेक्ट होता है। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं इस टैप चेंजर के बारे में कि टैप चेंजर होता क्या है। दोस्तों टैप चेंजर एक रोटरी स्विच होता है, इस तरह से कुछ एक रोटरी स्विच होता है, उसमें कुछ कॉन्टेक्ट्स बने होते हैं। मैं आपको कॉन्टेक्ट्स बना के दिखा देता हूँ। जैसे हमारा एक कॉन्टेक्ट नंबर फर्स्ट हो गया, ये कॉन्टेक्ट नंबर सेकेंड हो गया, और ये कॉन्टेक्ट नंबर थर्ड हो गया, या फिर आप इसी को मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसमें एक पॉइंटर लगा होता है, इस तरह से, इस तरह से पॉइंटर लगा होता है। और चलिए ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग देख लेते हैं। ये है हमारी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, ये हो गया हमारी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, और ये हो गया हमारा दूसरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। ये अब बीच में सिलिकॉन स्टील का कोर रख दिया गया है। अब इस वाइंडिंग से अब एक समय के लिए आप भूल जाइए कि इसमें से प्राइमरी कौन है और इसमें से सेकेंडरी कौन है, क्योंकि टैप चेंजर को प्राइमरी और सेकेंडरी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये जो हमारा कॉइल इंस्टॉल किया गया है ट्रांसफार्मर में, तो इस कॉइल से ही टैपिंग्स निकाला जाता है। तो मैं यहाँ से कुछ टैपिंग्स निकाल लेता हूँ। ये हो गया टैपिंग्स नंबर फर्स्ट, टैपिंग्स नंबर सेकेंड और टैपिंग्स नंबर थर्ड। मैं इस कॉन्टेक्ट से इसको कनेक्ट कर देता हूँ, टैपिंग्स नंबर फर्स्ट को, और सेकेंड कॉन्टेक्ट से सेकेंड टैपिंग्स को, और थर्ड कॉन्टेक्ट से थर्ड टैपिंग को। तो यहाँ से होता क्या है, यहाँ टैप चेंजर काम क्या करता है, ये जो टैप चेंजर का कॉन्टेक्टर है ना, कॉन्टेक्ट है सॉरी, तो ये कॉन्टेक्ट क्या करता है कि जैसे जो ये टैपिंग्स निकला हुआ है, इस टैपिंग्स को कनेक्ट करता है इन पॉइंटों से। जैसे ही हम इसमें एक स्विच लगा होता है, उस स्विच को घुमाते हैं हम, तो ये कॉन्टेक्ट फर्स्ट में आके कनेक्ट होगा, और ज़्यादा घुमाएंगे तो ये कॉन्टेक्ट नंबर सेकेंड में जाके कनेक्ट हो जाएगा, इसी तरह थर्ड में कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा किया क्यों जाता है। ऐसा किया जाता है दोस्तों कि वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए। जैसे आउटपुट में हमारा वोल्टेज मान लीजिए कि ये हो गया हमारा एस टी साइड और ये हो गया एल टी साइड, ठीक। तो एल टी साइड में हमें मान लीजिए कि मिनिमम वोल्टेज होना चाहिए 250 वोल्टेज, मान के चलिए कि 250 वोल्टेज ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ 250 वोल्टेज से घट करके 200 वोल्टेज ही है हमारे पास। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, ये टैप चेंजर स्विच लगा देते हैं एस टी साइड, हाई टेंशन साइड, हम एक रोटरी स्विच लगा देते हैं। इस स्विच की मदद से हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, एल टी साइड की वोल्टेज को। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टैप चेंजर ट्रांसफार्मर में किस साइड जुड़ा होता है। तो ये हमेशा एच टी साइड जुड़ा होता है, इसको प्राइमरी और सेकेंडरी से कोई मतलब नहीं होता। तो प्राइमरी और सेकेंडरी तो वैसे भी हो गया कट, अब बचा हमारे पास एच टी साइड और एल टी साइड। तो इसका आंसर होगा
SD साइड, जैसा कि आप फिगर में भी देख के समझ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता होगा तो आप वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा वीडियो को देखा करें। आप लोग क्या करते हैं कि आधा अधूरा वीडियो देखते हैं और फिर आप लोगों को समझ में नहीं आता, तो वीडियो को पहले पूरा देखा करें, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है, ये सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चनों को मैं उठाया हूँ, मेरे द्वारा एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, ऑटो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का स्थानांतरण किस माध्यम से होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का स्थानांतरण किस माध्यम से होता है। अभी हमने जस्ट पीछे क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था, ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में ही क्वेश्चन था, और उसमें चलिए ऑटो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का स्थानांतरण किस माध्यम से होता है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण मैं आपको पहले फिगर बना देता हूँ। ये रहा हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही कॉइल होता है, इसी में टैपिंग्स निकाल के हम इसको प्राइमरी और सेकेंडरी बना लेते हैं। ये रहा हमारा प्राइमरी, ये रहा हमारा सेकेंडरी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग नाम दे देता हूँ मैं, और ये रहा हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग। तो बोल रहे हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का स्थानांतरण, दोस्तों जो 3 फेज का ट्रांसफार्मर होता है और सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर होता है, ठीक। तो मैं एक 3 फेज ट्रांसफार्मर का भी फिगर बना लेता हूँ। ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गई कोर, और ये हो गया हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग ना तो हमारा मैकेनिकली रूप से कनेक्ट है और ना ही विद्युतीय रूप से कनेक्ट है। तो जब हम इस प्राइमरी वाइंडिंग को, चलिए नाम दे देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो कि प्राइमरी कौन है और सेकेंडरी कौन है ये जानने में। ये प्राइमरी वाइंडिंग, तो आप सबको पता होगा कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को ही सोर्स से कनेक्ट किया जाता है। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को ही विद्युत धारा दिया जाता है। जब इसमें विद्युत धारा दिया जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग में, तो ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है ना, इस वाइंडिंग में धारा का प्रचालन होगा, इसमें से धारा प्रवाहित होगी। जब धारा प्रवाहित होगी तो इस धारा का एक मैग्नेटिक एरिया भी होगा, जिसको बोला जाता है चुंबकीय क्षेत्र। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र ये प्राइमरी वाइंडिंग से होता हुआ ये सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये रही हमारी इसका चुंबकीय क्षेत्र। इसी चुंबकीय क्षेत्र के एरिया में ही, चुंबकीय क्षेत्र के अंडर में ही ये सेकेंडरी वाइंडिंग रखी जाती है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ना कि ये चुंबकीय क्षेत्र के बाहर। यदि चुंबकीय क्षेत्र के बाहर इस सेकेंडरी वाइंडिंग को रखेंगे तो ये कभी भी, ये चुंबकीय क्षेत्र सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी नहीं काटेगा। दोस्तों क्या होता है कि मोटर में हमारा कॉइल घूमता है, ठीक, और हमारा चुंबकीय क्षेत्र स्थिर होता है। लेकिन यहाँ पे कॉइल नहीं घूमता, यहाँ पे कॉइल इंस्टॉल होता है, एक जगह पे स्थिर होता है। ये देखिए सिलिकॉन स्टील की कोर होती है, इसी कोर में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग इंस्टॉल किया हुआ होता है, स्थापित किया हुआ होता है। तो यहाँ पे कॉइल को तो हम घुमा नहीं सकते, और वैसे भी आप सब लोगों को पता होगा कि ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता। ट्रांसफार्मर एक स्थिर डिवाइस होती है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को घुमाया जाता है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग को जब सोर्स से कनेक्ट किए हम, तो इसमें से धारा का प्रवाह होने लगा। जब धारा का प्रवाह होने लगा तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो गया। यह चुंबकीय क्षेत्र गति करता है, गतिशील चुंबकीय क्षेत्र है। इसी गतिशील चुंबकीय क्षेत्र के एरिया में सेकेंडरी वाइंडिंग को इंस्टॉल किया गया है। तो यह जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये सेकेंडरी वाइंडिंग को काट रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे फैराडे का चुंबकीय प्रेरण नियम लागू होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक वोल्टेज का उत्पादन होता है। यहाँ पे वोल्टेज उत्पादन हो गया। तो ये तो हो गया हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का संरचना।
लेकिन हमारे पास पूछ रखा है ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ऑटो ट्रांसफार्मर ऊर्जा का स्थानांतरण, इसमें से देख रहे हैं ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे हो रहा है। इसमें केवल और केवल इंडक्शन के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। किसके द्वारा? केवल इंडक्शन के द्वारा। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का स्थानांतरण किस माध्यम से हो रहा है? तो ये हो रहा है चालन के द्वारा भी और इंडक्शन के द्वारा भी, क्योंकि एक ही कॉइल है, एक ही कॉइल को हमने टैपिंग्स निकाल निकाल के इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग बना दिया। तो ये तो मैकेनिकल रूप से भी कनेक्ट है और इलेक्ट्रिकल रूप से भी कनेक्ट है। अब देखिए, जब ये मैकेनिकली रूप से कनेक्ट है तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा, और ये जब वैद्युतिक रूप से भी कनेक्ट है तो इसमें से इंडक्शन का भी गुण आ गया। तो यह इंडक्शन और प्रेरण दोनों के द्वारा इसमें से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो इसमें से माध्यम कौन कौन सा है ऊर्जा स्थानांतरण करने का? एक तो माध्यम है हमारे पास चालन और एक माध्यम है इंडक्शन। तो ये पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर होगा सेकेंड नंबर। पांचवें क्वेश्चन का हमारा सेकेंड नंबर राइट आंसर होगा। तो ये रहा हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का स्थानांतरण किस माध्यम से होता है, इसका सही उत्तर। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि करंट ट्रांसफार्मर। अब दोस्तों, करंट ट्रांसफार्मर का एक और शॉर्ट में नाम होता है सीटी। सीटी का ही दूसरा नाम है करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर में उपयोग किए जाने वाला मीटर किस रेटिंग का होता है? तो मैं तो पहले आपको सीटी के बारे में कुछ बता देता हूँ कि सीटी होता क्या है। तो दोस्तों, सीटी होता है, सीटी एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सीटी हमेशा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और सीटी का उपयोग किया जाता है एसी में हाई वैल्यू की करंट को मेजरमेंट करने के लिए। हाई वैल्यू करंट की मेजरमेंट करने के लिए सीटी का उपयोग किया जाता है। तो करंट को मापने के लिए हमारे पास एक एम्पियर मीटर होना चाहिए। उसी एम्पियर मीटर के बारे में यह पूछा है कि उपयोग किए जाने वाला मीटर की रेटिंग कितना होना चाहिए, किस रेटिंग का मीटर होना चाहिए हमारे पास। तो एम्पियर मीटर जो होगा ना, ये हमेशा निम्न रेटिंग की होता है, निम्न रेटिंग की। और इसकी रेटिंग होता है 0 से 5 एम्पियर। इसका रेटिंग पास होता है 0 से 5 एम्पियर, और 0 से 1 एम्पियर भी होता है। लेकिन हमें हमेशा पूछा जाता है, ये हमें बुक में हमारा यही आंकड़ा दिया होता है 0 से 5 एम्पियर वाला। तो ये करंट ट्रांसफार्मर में उपयोग किए जाने वाला मीटर हमारा निम्न रेटिंग का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, निम्न रेटिंग। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर। तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि ये रहा हमारे सामने। ट्रांसफार्मर में टैपिंग स्विच किस साइड लगाई जाती है? क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में टैपिंग स्विच किस साइड लगाई जाती है? जो कि हमारे पास चार ऑब्जेक्शन है, सॉरी, चार हमारे पास इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव दे रखा है। एक है एसटी साइड, और एक है सेकेंडरी साइड, एक है एलटी साइड, एक है प्राइमरी साइड। तो दोस्तों, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था एक टाइप चेंजर के बारे में, वो भी ट्रांसफार्मर में ही यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन आया है टाइपिंग स्विच के बारे में। तो इस टाइपिंग से ही हमें पता चल रहा है कि हमारे पास एक कॉइल होगा, और इस कॉइल से हम बहुत सारे टैपिंग्स निकाल रखे होंगे, और इन सारे टैपिंगों को एक स्विच में ले जाके कनेक्ट कर दिए होंगे। यही तो हो गया हमारा टैपिंग स्विच। ये देखिए, जैसे कि मैं आपको डायग्राम में बना के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा कोई स्विच है, ये हमारा कोई स्विच है, और इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से हम कई सारे टैपिंग्स निकाल रखे हैं। ये टैपिंग्स नंबर फर्स्ट, ये टैपिंग्स नंबर सेकंड, ये हो गया टैपिंग्स नंबर थर्ड, और ये रहा हमारा स्विच। तो यही पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर में टैपिंग स्विच किस साइड लगाई जाती है। तो इसका आंसर बताइए आप सभी कि किस साइड लगाई जाती है ये।
तो ये ट्रांसफार्मर में टैपिंग स्विच हमेशा, देखिए एक टैप चेंजर था, टैप चेंजर ये सेकेंडरी और प्राइमरी साइड से उसको कोई मतलब नहीं था। अब ये जो टैपिंग स्विच है ना, इसको एसटी और एलटी साइड से कोई मतलब नहीं है, ये एसटी और एलटी साइड से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये तो दोनों हो जाएंगे गलत। दोस्तों आप ये टैपिंग स्विच और टैप चेंजर इन दोनों वर्ड को ध्यान में रखिए, नहीं तो आपसे ये मिस भी हो सकता है एग्जाम में, क्योंकि दोनों का नाम सेम सेम सा लग रहा है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो एस टी साइड और एल टी साइड ये तो हो गया हमारा रॉन्ग। अब बचा हमारे पास, एक बचा सेकेंडरी साइड और एक बचा प्राइमरी साइड। तो यह हमेशा सेकेंडरी साइड लगता है, इस ये हमेशा सेकेंडरी साइड लगता है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। यदि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड का एसटी फ्यूज शॉर्ट हो जाता है तो प्राइमरी डेल्टा सर्किट एक वोल्टेज सर्किट बन जाता है। इस समय ट्रांसफार्मर को फुल लोड वोल्टेज का कितना प्रतिशत वोल्टेज मिलता है। ये बोल रहा है कि एक हमारा ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर हमारा किस में कनेक्ट है, डेल्टा में। तो चलिए मैं डेल्टा का फिगर बना देता हूँ। ये रहा हमारा डेल्टा सर्किट, ये रहा हमारा डेल्टा सर्किट, एक ये रहा और दूसरा डेल्टा सर्किट ये रहा। तो क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड का एचटी फ्यूज शॉर्ट हो जाता है, मान लीजिए ये दोनों हमारा डेल्टा सर्किट है, ये हो गया हमारा प्राइमरी, ये हो गया हमारा प्राइमरी और ये हो गया हमारा सेकेंडरी। तो ये रहा प्राइमरी, प्राइमरी का फ्यूज शॉर्ट हो जाता है। मान लीजिए ये 3 कॉइल है, एक कॉइल ये रहा, एक कॉइल ये और एक कॉइल ये, तीनों कॉइल मिलके एक डेल्टा का संरचना करते हैं। यदि इस एचटी साइड की प्राइमरी वाइंडिंग का एक फ्यूज शॉर्ट हो जाता है, मान लीजिए कि ये वाला जो फ्यूज है ये शॉर्ट हो जाता है, इस फ्यूज की बात कर रहा है ये, इस फ्यूज की, ये फ्यूज मान लीजिए कि शॉर्ट हो जाता है। जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो पूछ रहा है कि प्राथमिक डेल्टा परिपथ एक वोल्टेज परिपथ बन जाता है। तो दोस्तों ये जब फ्यूज है, यहाँ पे जो फ्यूज लग रखा है, ये फ्यूज यदि शॉर्ट हो जाता है, यहाँ से शॉर्ट हो जाता है, तो हमारे पास अब देखिए वी आकार का एक सर्किट दिखने लगा। किस तरह का सर्किट, वी आकार का सर्किट, जो क्वेश्चन में बता भी रखा है कि एसटी साइड का फ्यूज शॉर्ट हो जाने पर डेल्टा परिपथ पहले डेल्टा की तरह दिख रहा था और डेल्टा सर्किट भी था, लेकिन ये एसटी साइड का फ्यूज जब शॉर्ट हो गया तो ये वोल्टेज परिपथ बन गया और देखिए ये वी आकार की तरह दिखने भी लगा, राइट। तो इस समय ट्रांसफार्मर को फुल वोल्टेज का कितना प्रतिशत वोल्टेज मिलता है ये आपको बताना है। तो बताइए कि फुल वोल्टेज का कितना प्रतिशत वोल्टेज ट्रांसफार्मर को मिलता है जब प्राइमरी साइड का इसका एसटी फ्यूज शॉर्ट हो जाता है, उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में देखते हैं, चलिए ऑप्शन में दे रखा है 100%। दोस्तों ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब सर्किट हमारा फ्यूज हो गया, सर्किट हमारा फ्यूज होके शॉर्ट हो गया तो 100% तो वोल्टेज नहीं मिल सकता। ऐसे भी आप आंकड़ा लगा सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो ये 100% वाला तो हो गया रॉन्ग। अब बचा क्या हमारे पास, 58%, और सी ऑप्शन में दे रखा है 90% और डी में दे रखा है 80%। तो इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक राइट आंसर होगा इसका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा होता है 57.7%, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 58%। तो ये समथिंग इसी के बराबर है, 57.7% के बराबर ही है ये 58%, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आंकड़ा चलता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही है। एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं। यदि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड का एसटी फ्यूज शॉर्ट हो जाता है तो प्राइमरी डेल्टा सर्किट एक वोल्टेज सर्किट बन जाता है। इस समय
जब हमारा प्राइमरी साइड का एचटी फ्यूज शॉर्ट हो गया, इस समय ट्रांसफार्मर को फुल वोल्टेज का कितना प्रतिशत वोल्टेज मिलेगा, तो ये 58% वोल्टेज मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो अभी कुछ समय पहले हमने देख रखा था सीटी के बारे में। मैंने आपको बताया था कि सीटी हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो देखिए अभी क्वेश्चन आ गया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये तो हमारा एक तो हमें पता चल गया कि सीटी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ये तो बिल्कुल सही होगा। अब देख लेते हैं टीवी बूस्टर के रूप में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम होता है कि वोल्टेज को अप करना, वोल्टेज को बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर ना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी यूज किया जाता है। तो जो हमारे पास टीवी होता है ना, टीवी के अंदर एक बोर्ड होता है जिसका नाम है मदर बोर्ड। ये बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही तो है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है। तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का बहुत उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से देख लेते हैं, टीवी टेलीविज़न हो गया हमारा। ब्रूस्टर, ब्रूस्टर वर्ड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बूस्ट करना, बढ़ाना। तो क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, स्टेप अप यानी कि वोल्टेज को अप करना, वोल्टेज को बढ़ाना। तो यहाँ से ब्रूस्टर वर्ड से ही भी मतलब निकल रहा है कि वोल्टेज को अप करना, वोल्टेज को बढ़ाना, वोल्टेज को बूस्ट करना। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही होगा कि टीवी बूस्टर में भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। और सी नंबर ऑप्शन तो हमारा ए और बी को ही बता रहा है कि ए और बी दोनों। तो हमारा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। इसमें से राइट आंसर होगा सी नंबर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 को। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रांसफार्मर की दक्षता किस पावर फैक्टर पर अधिकतम होती है। तो साथियों बताइए, ट्रांसफार्मर की दक्षता किस पावर फैक्टर पर मैक्सिमम होगी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर की दक्षता किस पावर फैक्टर पर अधिकतम होगी। यहाँ पे बात पावर फैक्टर का किया गया है। यदि हमें ये पूछता सिर्फ कि ट्रांसफार्मर किस किस समय मैक्सिमम दक्षता के साथ काम करता है, ट्रांसफार्मर हमारा किस समय मैक्सिमम अधिकतम दक्षता पर काम करता है, तो मैं आपको बता दूं, जिस जिस समय ये आयरन लॉस, जिस समय आयरन हानि, जिस समय आयरन हानि बराबर लौह हानि, आयरन हानि बराबर लौह हानि, जब ये दोनों हानियां बराबर हो जाती हैं उस समय, मैं आपको एक बार और लिख के दिखा देता हूँ, ताम्र हानि बराबर लौह हानि। दोस्तों जब ये दोनों हानियां बराबर हो जाती है ना, उस समय ट्रांसफार्मर हमारा मैक्सिमम इस एफिशिएंसी पर काम कर रहा होता है। लेकिन हमारे पास तो यहाँ क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता किस पावर फैक्टर पे अधिकतम होती है। यहाँ बात किया गया है पावर फैक्टर की। तो ये जब यूनिटी पावर फैक्टर पे होता है ना, यूनिटी पावर फैक्टर पे होता है, उस समय ये मैक्सिमम दक्षता में काम करता है, मैक्सिमम दक्षता ऑपरेट कर रहा होता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता किस पावर फैक्टर पर मैक्सिमम होती है, ये यूनिटी पावर फैक्टर। यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि जब हमारे पास पावर फैक्टर यूनिटी है तो इसमें लोड कौन सा होगा। तो आप सबको पता है कि यूनिटी पावर फैक्टर तभी होता है जब हमारे पास लोड होता है रजिस्टिव लोड, और लैगिंग पावर फैक्टर तब होता है जब हमारे पास लोड होता है इंडक्टिव, और इसी तरह लीडिंग पावर फैक्टर कैपेसिटिव लोड पे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता किस पावर फैक्टर पे मैक्सिमम होता है, तो ये यूनिटी पावर फैक्टर पे मैक्सिमम होता है।
तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10th का ऑप्शन नंबर सी, जो कि एकदम सही आंसर है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको इसी तरह अच्छा से अच्छा टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। और मैं क्वेश्चन अपने से कम जो एग्ज़ाम में आया हुआ होता है मैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराता हूँ। इससे होता क्या है कि आप लोगों को ये भी पता चल सकता है कि ये भी पता चल जाता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। क्योंकि मैं अपने से अगर क्वेश्चन बनाऊंगा तो उस तरह का क्वेश्चन तो मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन तो आएगा नहीं। वो तो जो एग्जामिनर है वो अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाता है। इसलिए मैं हमेशा उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व कराता हूँ जो एग्जाम में अक्सर पूछे हुए होते हैं, पूछे गए होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को उठाता हूँ। और दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चनों को बड़े ही दिल से, बड़े ही मन लगा के सॉल्व करें, क्योंकि जब आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो यहीं से आपका लेवल पता चलेगा। आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करके। यहाँ से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी पढ़ाई का लेवल कितना है, आपसे आता कितना है, आपने पढ़ कितना रखा है ट्रांसफार्मर के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 11th में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11th क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11th। पूछा है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर में चुंबकन धारा का पावर फैक्टर कैसा होता है। तो ये चुंबकन धारा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब हमारा ट्रांसफार्मर नो लोड पे होता है, मैं एक फिगर बना के आपको दिखा देता हूँ। जब हमारा ट्रांसफार्मर नो लोड पे होता है उस समय दो तरह का ट्रांसफार्मर में करंट चलता है। ये हो गया हमारे पास मैक्सिमम सॉरी ये मैग्नेटिक करंट हो गया, और ये हो गया हमारे पास सक्रिय धारा आई म्यू। ये हो गया आई म्यू हमारे पास सक्रिय धारा होता है, और आई एम ये चुंबकन धारा होता है। तो यही पूछ रहा है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर में चुंबकन धारा का पावर फैक्टर कितना होता है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, लीडिंग, लैगिंग, यूनिटी और ज़ीरो। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा आप लोग बताइए। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि 3 फेज का ट्रांसफार्मर जब नो लोड पे होता है, जब इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई लोड नहीं होता है, उस समय इसमें जो एक चुंबकन धारा चलता है उस चुंबकन धारा का पावर फैक्टर होता है ज़ीरो। ये जीरो पावर फैक्टर पे ऑपरेट हो रहा होता है, जीरो पावर फैक्टर पे यह चुंबकन धारा प्रवाहित हो रहा होता है। इसमें जो ये जो धारा चल रहा है, इस मैक्सिमम करंट की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी मैक्सिमम नहीं, मैग्नेटिक करंट। ये जो मैग्नेटिक करंट है यही मैग्नेटिक करंट का ही तो नाम है। ये चुंबकन धारा जो हिंदी में दे रखा है, ये एक धारा चलता है मैग्नेटिक धारा जिसको बोलते हैं चुंबकन धारा, और ये है एक एक्टिव करंट जिसको बोलते हैं सक्रिय धारा। तो ये दो तरह की धारा चल रही होती है हमारे 3 फेज के ट्रांसफार्मर में, जब हमारा ट्रांसफार्मर नो लोड का होता है उस कंडीशन में। तो इस समय चुंबकन धारा का पावर फैक्टर होता है ज़ीरो। जीरो पावर फैक्टर पे ये चुंबकन धारा प्रवाहित हो रही होती है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं इस चुंबकन धारा के बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ। ये जो मैग्नेटिक करंट होता है ना, इसी की वजह से, यही एक बहुत बड़ी वजह है कि यही करंट हमारे ट्रांसफार्मर को लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करता है। किस पे? लैगिंग पावर फैक्टर पे। कहते हैं ना लैगिंग पावर फैक्टर पे ही हमेशा हमारा ट्रांसफार्मर ऑपरेट होता है। पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, ट्रांसफार्मर हमारा हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पे ही चलता है। तो उसकी वजह यही है कि स्टार्टिंग में जब हमारा ट्रांसफार्मर नो लोड पे होता है उस समय करंट, एक मैग्नेटिक करंट भी चलता है। इसी मैग्नेटिक करंट की वजह से ही हमारा जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे हो जाता है, जो हमारे पास लैगिंग पावर फैक्टर आ जाता है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है नो लोड ट्रांसफार्मर में सक्रिय धारा का पावर फैक्टर होता है।
अभी हमने देखा था कि नो लोड ट्रांसफार्मर में चुंबकन धारा का पावर फैक्टर। अब हमारे पास पूछ रखा है नो लोड ट्रांसफार्मर में सक्रिय धारा का पावर फैक्टर। अभी अभी हमने देखा था कि जब ट्रांसफार्मर नो लोड का होता है, जब हमारा ट्रांसफार्मर नो लोड का होता है उस समय दो तरह का धारा चलता है। एक हो गया ये चुंबकन धारा और ये हो गया सक्रिय धारा। तो अभी पूछा था कि चुंबकन धारा के बारे में, अभी पूछ रहा है सक्रिय धारा के बारे में। तो सक्रिय धारा का पावर फैक्टर कितना होता है? तो ये रहा हमारे पास चार ऑप्शन, यूनिटी, लीडिंग, लैगिंग या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इसका थ्योरी। जिस भाइयों ने इसका थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ना, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर देने में। तो पहले आप क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ा करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के इसको समझें कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है, क्वेश्चन आखिर में पूछना क्या चाह रहा है। जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना, तो इसका आंसर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले आप क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ा करें। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करके सुना देता हूँ। नो लोडेड ट्रांसफार्मर में सक्रिय धारा का पावर फैक्टर होता है। ये रहा आपके पास चार क्वेश्चन। अब आप इसको इसमें से ढूंढिए इसका सही आंसर कौन सा होगा। अब इसमें से देखिए यूनिटी तो हो नहीं सकता, क्योंकि यूनिटी हमेशा जो चुंबकन धारा होती है, ये चुंबकन धारा यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट होता है। और हमसे पूछ रखा है सक्रिय धारा के बारे में, तो ये तो हो नहीं सकता। तो दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए देखते हैं नो लोड ट्रांसफार्मर में सक्रिय धारा का पावर फैक्टर कितना होता है। अब ये जब हमारा ट्रांसफार्मर नो लोड पे चल रहा होता है तो उस समय यहाँ पे हमारा एक सक्रिय धारा चलता है जिसको आई म्यू से डिनोट किया जाता है। तो ये धारा किस पावर फैक्टर पे चल रहा होता है, ये हमसे पूछ रखा है क्वेश्चन में। तो ये देखिए ये यूनिटी तो होगा नहीं, क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर पे तो चुंबकन धारा चलता है, तो यूनिटी तो हो गया कट। अब हम ये देखते हैं कि ट्रांसफार्मर, यहाँ से देखते हैं कि ट्रांसफार्मर जो हमारा सक्रिय धारा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका आंसर 0 होगा, यूनिटी नहीं 0 है। जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे भी, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। ये नो लोड ट्रांसफार्मर का जो सक्रिय धारा होता है ना, ये यूनिटी पावर फैक्टर पे चलता है। किस पावर फैक्टर पे? यूनिटी पावर फैक्टर पे चल रहा होता है। तो इसका 12वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यूनिटी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक कपलिंग किस मान पर सबसे अच्छा होता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, और ये हो गया इसका कोर, और ये हो गया इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। ये रहा सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग देख ले, ना तो मैकेनिकल रूप से ना ही विद्युतीय रूप से जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा किस रूप से है? ये मैग्नेटिक रूप से जुड़ा है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप से जुड़ा है। क्योंकि जब प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं तो इसका चुंबकीय क्षेत्र मूव करता है, तो मूव करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। इसी मूव करते हुए चुंबकीय एरिया में सेकेंडरी वाइंडिंग को रखा जाता है, जो कि ये रहा सेकेंडरी वाइंडिंग और ये रहा हमारा प्राइमरी वाइंडिंग। इस सेकेंडरी वाइंडिंग को इसी चुंबकीय क्षेत्र के एरिया में रखा जाता है। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि मैग्नेटिक कपलिंग यानी कपल किस तरह से है। ना तो कपल ये इलेक्ट्रिकल रूप से कपल है और ना ही यांत्रिकी रूप से कपल है। तो कपल किस रूप से है? ये कपल है मैग्नेटिक रूप से। तो जब इस मैग्नेट का कुछ जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र का कुछ मान भी होगा कि जब इस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा तो मैग्नेटिक कपल
अच्छा होगा और किससे कम होगा तो ये मैग्नेटिक कपल कम माना जाएगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि ये जो मैग्नेटिक कपल होता है ना, ये 0.5 पर, जब 0.5 होता है चुंबकीय कपलिंग का मान, उसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग एक अच्छी तरह से कनेक्ट होते हैं चुंबकीय रूप से। तो इसका 13 का क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा 0.5 पर मैग्नेटिक कपलिंग का मान सबसे सबसे अच्छा होता है। और जब 0.5 से कम हो जाता है मैग्नेटिक कपलिंग का मान, तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो कनेक्शन होता है ना, इसको लूज माना जाता है कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ये कपल्ड है, तो इसका कपलिंग लूज है, सही तरह से कनेक्शन नहीं, सही तरह से कनेक्टेड ये नहीं है। और जब कपलिंग फैक्टर का मान, कपलिंग गुणांक का मान 0 से अधिक हो जाता है, तब माना जाता है कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो मैग्नेटिक रूप से जुड़ी हुई है, ये बहुत अधिक टाइट है। कहने का मतलब, आप थोड़ा मेरी बातों को समझना कि जब चुंबकीय क्षेत्र का मान किसी निर्धारित मान से अधिक हो जाता है, तो उसको हम ये बोल सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को जोड़ रखा है ये चुंबकीय क्षेत्र। ये जो मैग्नेटिक कपल है, ये कपल का मतलब क्या हो गया, जोड़ना। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को जोड़ने का काम करती है चुंबकीय क्षेत्र। तो उसी के बारे में तो पूछ रखा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र है मैग्नेटिक, ये किस किस मान पर इसको कपल करता है। तो ये जब 0.5 पर होता है तो इसका कपलिंग सबसे अच्छा माना जाता है। जब 0.5 से कम होता है तो इसका कपलिंग अच्छा नहीं माना जाता। तो इसका ये पूछ रहा कि सबसे अच्छा कब माना जाता है, तो सबसे अच्छा 0.5 पर माना जाता है। और जहाँ से ये आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा मैग्नेटिक कपलिंग के बारे में। अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो यहाँ पे पढ़ लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए, देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंडर फ्रीक्वेंसी सप्लाई में ट्रांसफार्मर का कोर किसके कारण से सैचुरेशन होता है। पूछ रहा है कि अंडर फ्रीक्वेंसी सप्लाई में ट्रांसफार्मर का कोर किसके कारण से सैचुरेशन होता है। अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर की कोर के बारे में देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर कोर क्या है। ये है हमारे पास ट्रांसफार्मर का कोर। ये जो कोर होता है, ये जो कोर होता है ना, ये कोर सिलिकॉन स्टील से मिलके बना होता है। किस से मिलके बना होता है, सिलिकॉन स्टील से मिलके बनता है। तो दोस्तों मैं आपको इसका एक डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ। ये जो हमारा कोर होता है ना, 3 फेज ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, ये ई और आई प्रकार के कोर से मिलके बना होता है। ई और आई प्रकार के कोर से मिलके बना होता है। ये रहा हमारा ई टाइप कोर, और इसी ई टाइप कोर के शीर्ष में, इसी ई टाइप कोर के शीर्ष में हम यहाँ आई टाइप का कोर लगा देते हैं। ये देखिए, जो कुछ डायग्राम थोड़ा सही नहीं बन पा रहा है। तो इसी कोर में हम यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग इस तरह से, और इस साइड पे सेकेंडरी वाइंडिंग लपेट देते हैं। इस तरह से सेकेंडरी वाइंडिंग लपेट देते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, और ये हो गया ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग। तो पूछ रहा है कि अंडर फ्रीक्वेंसी सप्लाई में ट्रांसफार्मर का कोर किसके कारण से सैचुरेट होता है। ये जो कोर है हमारे पास ना, कितने लिम्ब हैं इसमें, लिम्ब है हमारे पास 3, जो कि ये इस लिम्ब के बारे में भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में कोर के लिम्ब कितने होते हैं, तो इसको भी आप देख लीजिए। लिम्ब फर्स्ट, लिम्ब सेकेंड और लिम्ब थर्ड, 3 लिम्ब होते हैं। तो इस फर्स्ट वाले लिम्ब पे प्राइमरी वाइंडिंग और थर्ड वाले लिम्ब पे सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। दोस्तों डायग्राम अच्छा नहीं बन पा रहा है मुझसे, लेकिन आप डायग्राम पे से ज़्यादा ध्यान जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप दीजिए, उसको आप ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसमें से भी आपको क्लियर हो सकता है। डायग्राम तो आपको भी आता होगा। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये बोल रहा है कि अंडर फ्रीक्वेंसी सप्लाई में ट्रांसफार्मर का कोर किसके कारण से सैचुरेशन होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब हम इस प्राइमरी वाइंडिंग में से सप्लाई
गुजारते हैं, सब प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। जब विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है तो इसमें एक फ्लक्स भी जनरेट होता है। यह फ्लक्स मूव करता हुआ होता है, यह गतिशील फ्लक्स होता है। इसी फ्लक्स के एरिया में सेकेंडरी वाइंडिंग रखी होती है। जब यह फ्लक्स मूव करता है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग के चालकों को काटता है। जब चालकों को काटता है तो इसमें भी एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। इसमें भी ईएमएफ जनरेट होने के कारण इसमें एक विद्युत धारा का प्रवाह चलने लगता है। तो ये तो हो गया इसका थोड़ा वर्किंग प्रिंसिपल मैंने बता दिया। लेकिन अब चलते हैं कि कोर सेचुरेशन किसके कारण होता है। तो कोर सेचुरेशन हमेशा फ्लक्स के कारण होता है, क्योंकि क्योंकि ये कोर में ना, जब कोर में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया हमारा करंट, यहाँ पे करंट हो गया आई। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लक्स का मान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि फ्लक्स का मान बढ़ने के बजाय करंट धारा के समानुपाती चलता है, धारा के समानुपाती चलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि करंट का मान हम जब बढ़ाते गए तो कोर का मान भी बढ़ता गया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब ये फ्लक्स कोर हमारा सेचुरेट हो गया, अब कोर में कोई फ्लक्स का मान नहीं बढ़ेगा, धारा का मान चाहे आप कितना भी बढ़ा लीजिए। तो ये होता है हमारा सेचुरेशन, ये होता है हमारा सेचुरेशन। तो जो कोर होता है ना, ये सेचुरेशन के कारण, सॉरी, ये फ्लक्स के कारण सेचुरेशन होता है। किसके कारण? फ्लक्स के कारण, ना कि धारा के कारण। हाँ, धारा का रोल होता है, धारा का बहुत बड़ा रोल होता है फ्लक्स को सेचुरेट करने में। लेकिन धारा के कारण जो फ्लक्स होता है ना, वो फ्लक्स इस कोर को सेचुरेट कराता है, ना कि धारा कराता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लक्स के कारण। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा फ्लक्स के कारण। तो चलिए देख लेते हैं अब अगले क्वेश्चन को। ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समांतर प्रचालन के लिए संभव 3 से 3 फेज ट्रांसफार्मर में कैसा कनेक्शन किया जाता है। ये रहा हमारे पास 4 ऑप्शन। पहला है स्टार डेल्टा से स्टार डेल्टा, दूसरा है डेल्टा स्टार से डेल्टा स्टार, और तीसरा है केवल स्टार, चौथा केवल डेल्टा। तो आप लोग यहाँ से देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका सही आंसर कौन होगा। स्टार डेल्टा से स्टार डेल्टा, या डेल्टा स्टार से डेल्टा स्टार, या फिर केवल स्टार या केवल डेल्टा, इसमें से कौन सही आंसर होगा, आप लोग बताइए। चलिए दोस्तों, मैं ही बता देता हूँ। एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लेते हैं। समांतर प्रचालन के लिए संभव 3 से 3 फेज ट्रांसफार्मर में कैसा कनेक्शन किया जाता है। तो 3 से 3 फेज ट्रांसफार्मर में कनेक्शन हमेशा स्टार डेल्टा से स्टार डेल्टा ही किया जाता है। दोस्तों, ये प्रचालन कौन सा है? समांतर प्रचालन। समांतर प्रचालन में ये ट्रांसफार्मर किस में चल रहा है? समांतर प्रचालन में। एक तरह से हम इसको सिंक्रोनाइजेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिंक्रोनाइजेशन। तो स्टार डेल्टा से स्टार डेल्टा, यानी कि ये स्टेप, यहाँ से पता चलता है कि ये ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ना कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर कौन सा हो गया? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में होता है, क्योंकि वोल्टेज को हमें बूस्ट करना होता है, वोल्टेज को हमें स्टेप अप करना होता है, वोल्टेज को बढ़ाना होता है, इसलिए सेकेंडरी वाइंडिंग हम डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं। तो यही पूछ रहा है कि समांतर प्रचालन के लिए संभव 3 से 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन कैसा होता है। तो कनेक्शन होता है स्टार डेल्टा से स्टार डेल्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट। तो चलिए अब इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 2 ट्रांसफार्मर को सिंक्रोनाइजिंग के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी होनी आवश्यक है। तो बताइए कौन कौन सी शर्तें पूरा होना आवश्यक है। पहला है पोलैरिटी, दूसरा है वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, फिर है फेज क्रम, पावर फैक्टर,
और चौथा दे रखा है प्रतिबाधा, फिर इनमें से सभी। तो आप लोग देखिए इसको पहले अच्छे तरीके से, फिर जवाब दीजिए कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि दो ट्रांसफार्मर को सिंक्रोनाइजिंग करने के लिए, यानी कि ट्रांसफार्मर हमारे पास कितना है, दो ट्रांसफार्मर है, इनको सिंक्रोनाइजिंग का मतलब होता है इसको समांतर में जोड़ना, ना कि सीरीज में जोड़ना। किस में जोड़ना, समांतर में जोड़ना। तो सिंक्रोनाइजिंग के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी होनी आवश्यक है। तो दोस्तों जब दो ट्रांसफार्मर को सिंक्रोनाइजिंग करेंगे तो इनमें कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा, कि इनका कोई ना कोई शर्त तो होगा कि भाई ये शर्त होगी अगर दोनों ट्रांसफार्मर में सेम, तभी इनको हम सिंक्रोनाइजिंग कर सकते हैं, तभी इनको हम समांतर में प्रचालन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। मैं आपको थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ कि ट्रांसफार्मर को अगर हम सिंक्रोनाइजिंग करते हैं तो समांतर में ही क्यों जोड़ते हैं, सीरीज में क्यों नहीं जोड़ते। तो दोस्तों हम समांतर में इसको इसलिए जोड़ते हैं कि जो समांतर सर्किट हमारा कंप्लीट होता है तो उसका जो वोल्टेज रेटिंग होता है, वोल्टेज वो हमेशा समान होता है, वोल्टेज अलग अलग नहीं होता। इसीलिए क्योंकि हमें इसको सिंक्रोनाइजिंग करने के लिए वोल्टेज, दोनों ट्रांसफार्मर का वोल्टेज सेम होना चाहिए। अगर हम इसको सीरीज में जोड़ देते हैं तो वोल्टेज दोनों ट्रांसफार्मर का अलग अलग हो जाएगा, जो कि हमारा ट्रांसफार्मर सिंक्रोनाइजिंग नहीं हो पाएगा। लेकिन हमें करना है सिंक्रोनाइजिंग, इसीलिए हम इसको सीरीज में नहीं जोड़ते, इसको हमेशा समांतर में जोड़ते हैं। तो समांतर में जब जोड़ते हैं तो इसके लिए ये शर्त दे रखा है, शर्त है पहला नंबर है पोलैरिटी, पहला है पोलैरिटी, और फिर सेकंड है वोल्टता फ्रीक्वेंसी, और तीसरा फेज क्रम पावर फैक्टर, और चौथा है प्रतिबाधा। तो दोस्तों इनमें से ये जितना भी शर्त दे रखा है ये सभी शर्त लागू होता है इसमें, ये सभी शर्त पूरा होना अति आवश्यक है। यदि इनमें से कोई भी एक शर्त पूरा नहीं होगा तो हमारा ट्रांसफार्मर सिंक्रोनाइजिंग नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि फेज क्रम, मान लीजिए कि हमारे पास फेज है आर वाई और बी, आर वाई और बी तीन फेज है। अगर मान लीजिए कि एक ट्रांसफार्मर के आर को आर से कनेक्ट कर दिए और दूसरा फेज वाई को बी से कनेक्ट कर दिए, तो देखिए यहाँ पे फेज क्रम हमारा चेंज हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, ट्रांसफार्मर में हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में जो फीडर लगा होगा, फीडर यानी कि जो बस बार लगे होंगे, उसी बस बार के थ्रू इनको सिंक्रोनाइजिंग किया जाता है। इसमें तीन बस बार लगा होगा, सॉरी चार बस बार, एक आर फेज का, एक वाई फेज का, एक बी फेज का और एक न्यूट्रल का होगा। तो इनमें से जो फेज क्रम है ना, इन फेज क्रम को समान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर समान नहीं रहेगा तो फिर ये शॉर्ट भी हो सकता है और ट्रांसफार्मर हमारे जल सकते हैं। और ये पोलैरिटी, वोल्टता, फ्रीक्वेंसी, इम्पीडेंस, ये सभी शर्तें पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। तो दो ट्रांसफार्मर को सिंक्रोनाइजिंग करने के लिए ये सभी शर्तें पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट का मान कितना होता है। ये नो लोड लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस नो लोड के बारे में अगर जिस भाइयों ने थ्योरी नहीं पढ़ रखा होगा, वो बहुत अच्छी तरह से इस नो लोड ट्रांसफार्मर की नो लोड कंडीशन को पढ़ ले, समझ ले, इसकी थ्योरी को अच्छे से देख ले। देखिए आपके सामने ये कितना क्वेश्चन बन रहा है इस नो लोड से। जब ट्रांसफार्मर हमारा नो लोड पे होता है उस समय के कितने सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर जब हमारा नो लोड पे वर्क कर रहा होता है उस समय इस करंट का मान कितना होता है। तो बताइए, ये चार ऑप्शन रहे आपके पास, 2 से 5%, 10 से 20%, 0.1 से 0.2%, 5 से 7%। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। अब देखिए, जिन्होंने इस नो लोड के बाद ट्रांसफार्मर के नो लोड के बारे में थ्योरी पढ़ रखा होगा उन्हें तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं इन ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए। लेकिन जिस भाई ने नहीं पढ़ रखा होगा ना, उसको ये क्वेश्चन बहुत भारी लग रहा होगा, और जिस भाइयों ने पढ़ रखा होगा उसको ये क्वेश्चन छोटा लग रहा होगा। तो ऐसा मत करिए आप लोग,
इसको अच्छे से पढ़ लीजिए पहले ट्रांसफार्मर के बारे में। जिस भाई ने नहीं पढ़ रखा है, जिस भाई ने पढ़ रखा है वो तो बहुत बढ़िया है, उसकी तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन जिस भाई ने नहीं पढ़ रखा हो उसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो इसमें से बताइए आपकी नो लोड करंट का मान कितना होगा, कितना परसेंट होगा। ये फुल लोड करंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तब ये पूछ रहा है कि फुल लोड की तुलना में नो लोड करंट का मान कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं, जब ट्रांसफार्मर में हमारा कोई लोड नहीं होता है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई लोड नहीं जुड़ा होता है, उस समय जो धारा चलता है उस धारा का मान होता है 2 से 5%। कितना? 2 से 5%। जब ट्रांसफार्मर हमारा नो लोड में होता है उस समय करंट का मान होता है 2 से 5%। 100% का 5% होता है। कितना? 100% का 5%। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ट्रांसफार्मर में बुक होल्स रिले क्यों लगाया जाता है। तो बताइए ट्रांसफार्मर में बुक होल्स रिले क्यों लगाया जाता है। ये रहा आपके पास कुछ आंकड़ा दिया हुआ है। यहाँ आंतरिक फाल्ट को सुरक्षा करने में, बाहरी फाल्ट से सुरक्षा करने में, वातावरण से सुरक्षा करने में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको देखना है कि सही उत्तर कौन सा होगा। ट्रांसफार्मर में बुक होल्स रिले, ये बुक होल्स रिले, मैं दोस्तों आपको बता दूं ये जो बुक होल्स रिले है ना, ये रिले केवल और केवल ट्रांसफार्मर में ही लगाया जाता है और कहीं नहीं लगाया जाता। तो मैं इसके बारे, इस बुक होल्स रिले के बारे में कुछ टर्म्स बता देता हूँ आपको। ये जो बुक होल्स रिले होता है ना, ये जो बुक होल्स रिले होता है, इस बुक होल्स रिले में 2 पॉइंट्स होते हैं जो कि मरकरी के बने होते हैं। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट होता है और ये होता है पॉइंट नंबर सेकंड। आप इसको कांटेक्ट नंबर भी बोल सकते हैं, संपर्क बिंदु। तो संपर्क बिंदु हमारे पास कितने होता है बुक होल्स रिले में? 2 होता है। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तो ये बुक होल्स रिले का काम क्या होता है? बुक होल्स रिले कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में लगा होता है। तो ये काम क्या करता है कि जैसे ही ट्रांसफार्मर ओवर हीट होता है तो ट्रांसफार्मर के अंदर तेल भरा होता है, उस तेल में से कुछ गैस रिलीज होता है। जब ट्रांसफार्मर हमारा ओवरलोड होता है, ओवरलोड होने के कारण ट्रांसफार्मर हीट होने लगता है। ट्रांसफार्मर का जो हीट कॉइल है और ट्रांसफार्मर में जो कुचालक के रूप में तेल भरा हुआ है वो सब हीट होने लगते हैं, जिसकी वजह से एक गैस रिलीज होता है ट्रांसफार्मर के अंदर से। तो वो गैस क्या करता है कि उसी गैस से ये बुक होल्स रिले ऑपरेट होता है, उस गैस को सेंस करके ऑपरेट होता है। ये मेन टैंक के जस्ट ऊपर और कंजर्वेटर के जस्ट नीचे, ये बीचों बीच इंस्टॉल होता है, ये जो हमारा बुक होल्स रिले होता है। तो जब ट्रांसफार्मर ओवरहीट के कारण अत्यधिक ऊष्मा रिलीज करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसी ऊष्मा को सेंस करके ये बुक होल्स रिले प्रचालित होता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक तरह का, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर ओवरहीट हो गया तो एक तरह का ये ओवरहीट होना, ओवरहीट की वजह से अत्यधिक ऊष्मा निकलना, जिसकी वजह से हमारा वाइंडिंग भी शॉर्ट हो सकती है। तो ये एक तरह का हमारा फॉल्ट है। तो ये अब देखिए इसमें फॉल्ट के बारे में तो सभी में किस ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट में भी दे रखा है और सेकेंड में भी दे रखा है कि फॉल्ट से सुरक्षा। तो ये बाहरी फॉल्ट है कि आंतरिक फॉल्ट है? तो ये कौन सा फॉल्ट है? ये है आंतरिक फॉल्ट। तो बुक होल्स रिले आंतरिक फॉल्ट की सुरक्षा करने के लिए ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है। और ये लगाया कहाँ जाता है? मैंने अभी आपको बताया कि जो कंजर्वेटर होता है और एक मेन टैंक होता है, इस मेन टैंक के बीचों बीच लगाया जाता है। और मेन टैंक के बीचों बीच में ही क्यों लगाया जाता है ये भी मैंने आपको बताया कि जब लोड ओवर हो जाता है ट्रांसफार्मर में तो एक गैस रिलीज होने लगती है ट्रांसफार्मर की आंतरिक भाग से, उस गैस को सेंस कर लेती है ये रिले, सेंस करके ऑपरेट होती है। इस रिले को यहाँ वहाँ से एक कमांड मिल जाता है कि हमारा ट्रांसफार्मर ओवरहीट के कारण
हमारा ट्रांसफार्मर ओवरलोड के कारण ओवर हीट हो चुका है। अब हमें इस ट्रांसफार्मर को बंद करना चाहिए या फिर इस ट्रांसफार्मर के लोड को कम करना चाहिए। ये बुखोल्ज रिले है, ये बुखोल्ज रिले एक अलार्म बजाता है, जिसे जो ऑपरेटर होता है, ट्रांसफार्मर का ऑपरेटर होता है, उसे यह पता चल जाता है कि ट्रांसफार्मर में कोई इंटरनल फॉल्ट आया है। तो ये हो गया बुखोल्ज रिले का कार्य। तो ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले क्यों लगाया जाता है? आंतरिक फॉल्ट से सुरक्षा करने के लिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि 33 kVA के कार्यकारी ट्रांसफार्मर तेल का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कुछ ट्रांसफार्मर तेल के बारे में कि जब हमारा ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाता है तो वह हीट होने लगता है। तो उस हीटिंग के वजह से ट्रांसफार्मर के तेल से कुछ गैस रिलीज होता है। यही मैंने आपको अभी बताया क्वेश्चन नंबर 18 में। तो देखिए इसी तेल के बारे में यहाँ पे पूछ रखा है कि 33 kVA के कोई ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर में जो तेल भरा हुआ है इंसुलेशन के रूप में, उस तेल का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है। तो ये 4 आंकड़ा दे रखा है आपके पास। पहला है 30 kVA से अधिक, ये ऑप्शन कुछ गलत दे रखा है, यहाँ पे ए नहीं होगा, किलो वोल्ट होगा, ये ए नहीं होगा, ए को आप कट कर देना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन बनाने में। तो होगा पहला ऑप्शन है 30 किलो वोल्ट से अधिक, दूसरा है 30 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट से अधिक, तीसरा है 33 किलो वोल्ट से कम, और चौथा दे रखा है 10 किलो वोल्ट से कम। तो आप इन चारों में से बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। कितना किलो वोल्ट दे देने पर ये जो ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन के रूप में यूज किया जाने वाला तेल है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाएगा, उस तेल का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर हो जाएगा 30 किलो वोल्ट। 30 किलो वोल्ट का मतलब कहें तो 30,000 वोल्ट हो जाता है। किलो का मतलब 1000 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 1000 और 30 वोल्ट, ये 30 वोल्ट हो गया। तो 30,000 वोल्ट जब इस तेल को, जब 30,000 वोल्ट, जैसे कि देखिए तेल में क्या होता है कि कोई भी इंसुलेशन मटेरियल हो गया तो उसका एक डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। जिस कुचालक का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है उसको सबसे अच्छा कुचालक माना जाता है। सही। तो ये जो तेल है ना, तेल भी यहाँ पे एक इंसुलेशन के रूप में ही उपयोग किया जाता है। ये जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ये दोनों का दोनों, यूँ कहें कि ट्रांसफार्मर का पूरा कोर तेल में ही डूबा होता है। किस में डूबा होता है? इस इंसुलेशन तेल में डूबा होता है। तो देखिए यह ट्रांसफार्मर यहाँ अचालक का काम करता है। अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर तेल जो है ये इंसुलेटर का जी इंसुल चालक का काम करता है, तब तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी को शॉर्ट करवा देता, क्योंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की तरफ जाता है, ये पूरा टैंक में भरा हुआ होता है। तो चालक रहता तेल, तब तो प्राइमरी और सेकेंडरी को शॉर्ट करवा देता है। लेकिन ये एक इंसुलेशन है और इंसुलेशन कैसे शॉर्ट करवा सकता है? तो इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज के बारे में पूछ रहा है कि जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, यदि इस प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में 33,000 वोल्ट से 30,000 वोल्ट से भी यदि अधिक वोल्टेज आ जाएगा ना, अधिक वोल्टेज फ्लो होने लगेगा, तो ये जो तेल है ये ब्रेक डाउन की कंडीशन में आ जाएगा। नहीं समझे आप? रुकिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जैसे कि हो गया हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गया हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ पे मैं आपको बता के समझाता हूँ। ये हो गया हमारा प्राइमरी वाइंडिंग और ये हो गया इसकी कोर और ये हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग को सोर्स से कनेक्ट करेंगे, स्रोत से कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए इस सोर्स का वोल्टेज है, इस सोर्स का वोल्टेज मान लीजिए कि 30,000 वोल्ट से भी अधिक है। कितना? 30,000 वोल्ट से भी अधिक है। मान लीजिए कि 33,000 वोल्ट है,
कितना 33,000 वोल्ट। और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो ये 33,000 को स्टेप अप करके 66,000 किलो वोल्ट में ये कन्वर्ट कर रही है, वोल्टेज को बढ़ा रही है। तो इस समय क्या होता है कि ये जो 33 केवी से 66 केवी का जो वोल्टेज है ना, तो इन दोनों वाइंडिंगों के बीच में जो इंसुलेशन के रूप में तेल रखा हुआ है, इस तेल का वोल्टेज ब्रेक डाउन होने का कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसका ये जो तेल है, इस तेल का ब्रेक डाउन वोल्टेज, इस तेल का कैपेसिटी ही है कि ये 30,000 वोल्ट को सहन कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर वोल्टेज इस तेल से गुजारा जाएगा तो इस तेल का ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये जो तेल होता है ना, तेल को ही हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमारा जो तेल होता है, इस तेल का हेलो, हाँ दोस्तों, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब किया आपको। तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो तेल होता है ना, इस तेल का ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में हम पढ़ रहे थे। मान लीजिए ये जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें से 66,000 वोल्ट फ्लो गुजर रहा है, ठीक है। तो 66,000 वोल्ट में तो ये तेल हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि तेल का ब्रेकडाउन वोल्टेज 30,000 वोल्ट ही होता है। कितना होता है? 30,000 वोल्ट। अब यहाँ पे है हमारे पास 66,000 वोल्ट। तो हम यहाँ पे वोल्टेज को कम नहीं करेंगे, हम यहाँ जो तेल है ना, तेल की श्रेणी को कम करेंगे, तेल की क्लास को। तेल जो होता है हमारा, यह बहुत से क्लास के होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। तो हम यहाँ पे तेल की कैटेगरी को चेंज करेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ क्वेश्चन पूछ रखा है कि 33 केवीए के कार्यकारी ट्रांसफार्मर तेल का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है। तो ये इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है ये 33 किलो वोल्ट। ये ए को मत पढ़ना, अब ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा क्वेश्चन बनाने वाले ने ध्यान नहीं दिया। तो ये किलो वोल्ट ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जो कि दे रखा है 30 किलो वोल्ट से अधिक, यानी कि 30,000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज होने पर इस तेल का ब्रेक डाउन हो जाएगा, इस तेल में से धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछ रखा है कि परिणामित्र में पीपीएम का क्या अर्थ होता है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। एक है परमानेंट पेस मेकर, दूसरा पेज पर मिनट, तीसरा पोर्टेबल पीपुल मीटर, और चौथा पॉट्स पर मिलियन। तो यहाँ से आप बताइए, देखिए कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। कि परिणामित्र का मतलब ट्रांसफार्मर होता है। आप ये मत सोच लेना कि किसी और चीज़ के बारे में पूछ रहा है ये। तो आप यहाँ से बताइए कि कितना होगा, इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो चलिए मैं आपको इस पीपीएम के बारे में बता देता हूँ। इस पीपीएम का पूरा नाम है पार्ट्स पर मिलियन। अब 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, सॉरी 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो यहाँ पे हमें ये क्या बता रहा है, ये जो मिलियन है, ये जो मिलियन वर्ड है, ये मिलियन वर्ड हमें क्या बताना चाह रहा है। ये बता रहा है कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख तेल की बूंद। कितना? 10 लाख तेल की बूंद में हम 50 बूंद पानी मिला सकते हैं। कितना? 10 लाख तेल की बूंद में हम 50 बूंद पानी मिला सकते हैं। क्योंकि जो तेल होगा, तेल में जब तक पानी नहीं मिलाया जाएगा तो तेल बहुत गाढ़ा होगा, इसकी श्यानता बहुत ज़्यादा होगी। तो तेल को थोड़ा सा पतला करने के लिए हमें पानी तो मिलाना ही होगा, लेकिन इसका कोई एक
निर्धारित इसका कोई एक फिक्स मान होता है कि हमें कितना कितना पानी में कितना तेल मिलाना चाहिए, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कितना तेल में कितनी बूंद पानी मिलाना चाहिए। तो ये जो ppm है ना, ये ppm हमें यही बताता है कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, यानी कि तेल की 10 लाख बूंद में हम पानी की 50 बूंद मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि हम पानी की बूंद ज़्यादा कर देते हैं तो इसका इंसुलेशन कैपेसिटी, तेल की इंसुलेशन क्षमता कम हो जाएगी, घटकर कम हो जाएगी। ये होता है ppm का अर्थ, और ये है ppm का फुल फॉर्म, पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ppm का अर्थ क्या होता है। ppm का अर्थ होता है पार्ट्स पर मिलियन, और 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख तेल की बूंद, और 10 लाख तेल की बूंद में हम 50 बूंद पानी मिला सकते हैं इस तेल को पतला करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर ऑयल को फिल्टर करने के बाद डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रखा था कि ट्रांसफार्मर तेल का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है। अब हमें पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर तेल का फिल्टर करने के बाद डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन। पहला है 40 से 50 किलो वोल्ट पर mm, दूसरा है 30 से 20 किलो वोल्ट पर mm, चौथा है 30 से 25 किलो वोल्ट पर mm, और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो आप इसमें से बताइए सही उत्तर कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। तो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है, तो ये बिना फिल्टर किए, यानी कि फिल्टर करने से पहले ट्रांसफार्मर तेल का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 30 किलो वोल्ट प्रति mm। कितना? 30 किलो वोल्ट प्रति mm। लेकिन हमसे पूछ रखा है कि फिल्टर करने के बाद, ये तो हमारा फिल्टर करने से पहले बिना फिल्टर का 30 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट से 30 किलो वोल्ट पर mm होता है। लेकिन हमसे पूछ रखा है फिल्टर करने के बाद, जब हम ट्रांसफार्मर तेल को फिल्टर कर देते हैं ना, फिल्टर करने के बाद ये 40 से 50 किलो वोल्ट प्रति mm हो जाता है इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तेल का जितना अधिक होगा, ट्रांसफार्मर तेल का इंसुलेशन क्षमता भी उतना अधिक होगा। तो चलिए 21 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40 से 50 किलो वोल्ट प्रति mm, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये हो गया हमारा 21 का। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। तो ट्रांसफार्मर में बुखोज रिले का प्रचालन समय कितना होता है। अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ रखा था कि बुखोज रिले का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो अब पूछ रखा हमसे बुखोज रिले का प्रचालन समय कितना होता है। तो इसमें से आप बताइए बुखोज रिले का प्रचालन समय कितना होता है। 0.1 से 0.2 सेकेंड, 0.3 से 0.4 सेकेंड, 0.5 से 0.6 सेकेंड, या इनमें से सभी। देखिए इनमें से सभी तो हो नहीं सकता, इसको तो आप कर दीजिए नेगलेक्ट, ये हो गया गलत। अब हमारे पास बचा 3 ऑप्शन, इन्हीं तीनों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। तो बताइए बुखोज रिले का प्रचालन। दोस्तों आप खुद से सोच सकते हैं कि अगर बुखोज रिले का काम है कि आंतरिक फॉल्ट से सुरक्षा करना, ठीक, तो यदि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई इंटरनल फॉल्ट आता है, उस इंटरनल फॉल्ट को हमें बहुत ही जल्द उस ट्रांसफार्मर को हमें बंद कर देना चाहिए जब फॉल्ट आता है। तो बंद हम कब करें, कितना बंद करने का समय कितना होना चाहिए। तो ये जो बुखोज रिले होता है, बुखोज रिले हमें ये संकेत करता है, घंटी बजाकर हमें ये संकेत करता है कि ट्रांसफार्मर के आंतरिक फॉल्ट आया है, ट्रांसफार्मर के आंतरिक भाग पे कोई ना कोई फॉल्ट है, ट्रांसफार्मर को आप बंद कर दीजिए। बुखोज रिले ये ऑपरेटर को संकेत करता है। तो ये जो बुखोज रिले है, इस रिले का प्रचालन बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम समय में ये गैस को सेंस करके ये चालू हो जाता होगा और प्रचालित होके यह बेल बजाता होगा। तो इसका प्रचालन समय देखिए 0.5 से 0.5 से 0.6 सेकेंड ज़्यादा है, ये 3 से 4 भी ज़्यादा है। इसका राइट आंसर होता है
0.1 से 0.2 सेकेंड, इतना कम समय में ये बुखोज रिले चालू हो जाता है और एक अलार्म बजाने लगता है और ऑपरेटर को यह संकेत देता है कि हमारा ट्रांसफार्मर ओवरहीट हो गया है ओवरलोड के कारण, अब ट्रांसफार्मर को बंद कर दीजिए। तो इसका प्रचालन समय ये रहा 0.1 से 0.2 सेकेंड। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कब होती है? दोस्तों ये जो बुखोज रिले होता है ना, इस बुखोज रिले में दो कॉन्टेक्ट्स होते हैं। ये कॉन्टेक्ट्स नंबर सेकेंड है, ये है कॉन्टेक्ट्स नंबर फर्स्ट। तो ये कॉन्टेक्ट बने होते हैं मरकरी के, किसके? पारा के। ये दोनों के दोनों कॉन्टेक्ट्स बने होते हैं पारा के। ठीक, तो जब हमारा ट्रांसफार्मर ओवरलोड होता है, ओवरलोड होने के कारण ओवरहीट होने लगता है, उसकी कोर ओवरहीट होने लगती है, उसकी ऑयल, उसका वाइंडिंग सभी ओवरहीट होने लगती हैं। इस ओवरहीट की वजह से ट्रांसफार्मर हमारा ब्लास्ट भी हो सकता है। तो ऐसा कंडीशन ना आए इसके लिए हमने लगा रखा है बुखोज रिले लगा रखा है कि इसकी ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करने के लिए, राइट। तो ट्रांसफार्मर रिले क्या करता है, बुखोज रिले क्या करता है कि जैसे ही हमारा ट्रांसफार्मर ओवरहीट हो जाता है तो यह ओवरहीट होने की कंडीशन में एक अलार्म बजाता है कि ट्रांसफार्मर को ऑफ किया जाए, ट्रांसफार्मर को शट डाउन किया जाए। मान लीजिए कि कोई ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर इस बुखोज रिले की अलार्म को नहीं सुन पाता है, ठीक। तो उस समय क्या होगा, जब नहीं सुन पाएगा तो ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो कोर हीट होता जाएगा, बहुत हीट होता जाएगा, ठीक। तो ऐसे में होता क्या है, इसका दो पॉइंट होते हैं, एक होता है फ्लैश पॉइंट, एक होता है फायर पॉइंट। तो जब ट्रांसफार्मर जिस तापमान को सहन कर जाता है उसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट, और जिस तापमान को सहन नहीं कर पाता, ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है, उसको बोला जाता है फायर पॉइंट। तो इसमें से दो पॉइंट होते हैं, एक है फ्लैश पॉइंट, एक है फायर पॉइंट। तो बोल रहे हैं ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कब होगी, जब ट्रांसफार्मर तापमान को सहन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, आग लग जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी, जल जाएगी, यही कंडीशन होगी ना। तो यही हमसे भी पूछ रखा है कि ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कब होगी, तो यह ट्रांसफार्मर फायर पॉइंट पर ब्लास्ट हो जाती है। कब ब्लास्ट हो जाती है, जब फायर पॉइंट पे इसका तापमान फायर पॉइंट पे पहुंच जाता है, उस समय ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाती है। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ट्रांसफार्मर ब्रीदर में भरा जेल कैसा होता है? ये रहा चार ऑप्शन। पहला है नीला, हल्का गुलाबी, पीला, काला। तो आप इसमें से बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज रहता है कि नीला होगा कि हल्का गुलाबी होगा। पीला और काला तो सबको पता है नहीं होगा, ये तो कर दीजिए कट। अब बचा हमारे पास दो ऑप्शन, पहला है नीला, दूसरा है हल्का गुलाबी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब ट्रांसफार्मर तेल हमारा बिल्कुल नई होती है, नई कंडीशन में, कब, नई कंडीशन में, मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ, जब बिल्कुल होती है ये नई कंडीशन में, तब इसका रंग होता है नीला। इसका रंग कैसा होता है, नीला। लेकिन जैसे ही यह नमी को सोख लेता है, नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद यह हल्का गुलाबी कलर का हो जाता है, हल्का गुलाबी कलर का हो जाता है। ये बुक में कहीं लिख रखा है कि नीला, कहीं लिख रखा है हल्का गुलाबी, तो इसीलिए स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन ये जो मैं आंकड़ा लिखवा रहा हूँ ये बिल्कुल सही आंकड़ा है और बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा है। नमी सोखने से पहले नीला रंग होता है सिलिका जेल का, और नमी सोखने के बाद हल्का गुलाबी होता है। यहाँ हमसे पूछ रहा है कि रंग कैसा होता है, ये हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि नमी सोखने के बाद कि नमी सोखने से पहले। तो हमें यही समझना होगा यहाँ से कि नमी सोखने से पहले की बात कर रहे हैं, तो नमी सोखने से पहले क्या होगा, इसका रंग नीला होगा। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ इस जेल के बारे में, ये सिलिका जेल होता है। इस सिलिका जेल का काम है कि जब ट्रांसफार्मर श्वसन लेता है ना, जब ट्रांसफार्मर सांस लेता है तो वह
अपनी तरफ एयर को खींचता है। उस एयर में मॉइस्चराइज भी होते हैं, एयर में कुछ एयर पार्टिकल्स भी होते हैं, नमी होती है, उन नमी और एयर पार्टिकल्स को रोकने का काम करता है ये सिलिका जेल। तो सिलिका जेल जब शुद्ध होता है उस समय उसका नीला रंग होता है और नमी सोखने के बाद हल्का गुलाबी रंग का होता है। तो क्या हम इस जेल को यूज करने के बाद रीयूज कर सकते हैं? एक बार मान लीजिए कि हमारा सिलिका जेल यूज करने के बाद हल्का गुलाबी रंग का हो गया, ठीक, तो क्या हम इसको दोबारा यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको इसको 50 से 60 डिग्री सेल्सियस का तापमान देकर इसको सुखा दिया जाता है। इसके अंदर जो इस जेल के अंदर जो नमी होती है उस नमी को 50 से 60 डिग्री सेल्सियस का तापमान देकर इसको सुखा दिया जाता है, फिर से इसको यूज में ले लिया जाता है। या फिर हम इसको सूर्य की किरण से भी सुखा सकते हैं। इसको सूर्य की किरण में, सूर्य के तापमान में इस सिलिका जेल को रख देंगे और कुछ समय बाद ये सिलिका जेल में जो मॉइस्चराइज उपस्थित होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये जो स्थिति है ना, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान देकर इसको जब मॉइस्चराइज को ख़त्म करते हैं तो ये जल्दी से इसमें से जो नमी होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन सूर्य की किरण से, सूर्य के तापमान से जब नमी को सुखाते हैं तो थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो ये हो गया इसका कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो गया नीला। अब चलिए, ये दोस्तों ये हमारा इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखते हैं। इस क्वेश्चन का हर स्टूडेंट जवाब देगा। पहले इस क्वेश्चन को सही से पढ़ लेते हैं। हाथ से पकड़ने वाले पोर्टेबल टाइप ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? तो चलिए, इसमें से 4 ऑप्शन दिया है। धारा ट्रांसफार्मर, इस धारा ट्रांसफार्मर को हम सीटी भी बोलते हैं। एक है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसको पीटी भी बोलते हैं। एक है ऑटो ट्रांसफार्मर, एक है 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो आप बताइए कि हाथ से पकड़ने वाले पोर्टेबल टाइप ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? तो दोस्तों, समय को बिना गवाए हुए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हाथ से पकड़ने वाले पोर्टेबल टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं ना, ये होते हैं धारा ट्रांसफार्मर हमारे, ये होते हैं सीटी, इस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। ये क्या करते हैं कि ये धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ये पोर्टेबल टाइप ट्रांसफार्मर। ये जो पोर्टेबल टाइप ट्रांसफार्मर है इसका नाम है, इसका 3-4 नाम होते हैं। एग्जाम में कोई भी नाम पूछ सकता है आपको। इसका नाम होता है स्प्लिट कोर ट्रांसफार्मर, स्प्लिट कोर ट्रांसफार्मर। और दूसरा होता है, पहला होता है स्प्लिट कोर ट्रांसफार्मर और एक नाम इसका और होता है, दूसरा इसका नाम होता है क्लिप ऑन मीटर, क्लिप ऑन मीटर। दोस्तों, आप भी अपने नोटबुक में नोट करते जाना। पहला है स्प्लिट कोर ट्रांसफार्मर, दूसरा है क्लिप ऑन मीटर और इसको हम टोंग टेस्टर भी बोलते हैं। क्या? टोंग टेस्टर। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें इस ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग होती है, केवल एक ही वाइंडिंग होती है। मैं आपको इसके बारे में कुछ थ्योरी लिखवा देता हूँ, आप लिख लेना। मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना। इसका दूसरा नाम देखिए क्या क्या होता है, क्लिप ऑन मीटर, टोंग टेस्टर और स्प्लिट कोर ट्रांसफार्मर। ये जो हमारे पास पोर्टेबल टाइप ट्रांसफार्मर होता है ना, तो ये क्या करता है कि ये केवल और केवल एसी सर्किट में धारा मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यदि 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 सर्किट में 10 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है तभी ये पोर्टेबल टाइप ट्रांसफार्मर को हम उपयोग में ले सकते हैं। 10 एम्पियर से ज़्यादा धारा को माप नहीं सकता ये। तो इसमें एक ही वाइंडिंग होती है, जिसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग होता है, जैसे कि ये एक हो गया हमारा चालक, ये कोई लाइन हमारा जा रहा है, ठीक है ना, ये लाइन जा रहा है, यहाँ पे हम पोर्टेबल टाइप ट्रांसफार्मर से धारा का मापन करेंगे। तो मान लीजिए इस ट्रांसफार्मर में 2 कोर होता है। क्या कोर होता है? 2 कोर। इसी कोर में ऐसे ऐसे ये वाइंडिंग लगाया हुआ होता है। ये जो लाइन होता है हमारा, ये लाइन हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का काम करता है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का काम करता है। यहीं से हम बहुत सारे ऐसे टैपिंग्स निकाल लेते हैं। और एक हमारे पास यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर होता है। क्या होता है?
ब्रिज रेक्टिफायर, इन रेक्टिफायर में ऐसे प्रतिरोध लगे होते हैं कुछ इस तरह का, और ये जो टैपिंग्स होते हैं इन टैपिंग्स को स्विच में कनेक्ट कर दिया जाता है। स्विच में कनेक्ट करने के बाद इसको ब्रिज के इस पॉइंट पे लगाकर इस साइड लोड निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे एक एम्पियर मीटर कनेक्ट कर, यहाँ पे अब एक एम्पियर मीटर कनेक्ट कर दिया जाता है जो धारा का मापन करता है। ठीक, तो ये होता है हमारा, इसका डायग्राम ढंग से नहीं बन पाया, लेकिन आप मेरी आवाज़ को सुनने की कोशिश करना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखिए, मैं आपको एक बार और इसकी थ्योरी के बारे में बता देता हूँ। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग जो चालक होता है ना, ये प्राइमरी वाइंडिंग का काम करता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो कि मीटर है, क्लिप ऑन मीटर, टोंग टेस्टर, ये जो मीटर है ना, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का काम करता है। अब सीरीज देखिए, इस सेकेंडरी वाइंडिंग के सीरीज में एक एम्पियर रेक्टिफाई टाइप एम्पियर मीटर लगा होता है। यह केवल एसी पावर को मापता है। जब लाइन में 10 एम्पियर का धारा हो तभी यह पावर का मापन संभव है, अन्यथा नहीं है। इसका प्रयोग करते समय सर्किट को ओपन या फिर लोड को हटाना नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि कोई सर्किट है वो सर्किट हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, क्लोज सर्किट होना चाहिए, क्योंकि जब सर्किट हमारा पूरा होता है ना तभी धारा प्रवाहित होता है। यदि सर्किट हमारा ओपन है तो धारा प्रवाह होगा नहीं। अब जब धारा प्रवाह होगा नहीं तो हम क्लिप ऑन मीटर से धारा का मापन कैसे करेंगे। तो इसका यूज करते समय ये जो सर्किट होता है, सर्किट हमेशा लोड से कनेक्ट होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पोर्टेबल टाइप ट्रांसफार्मर की थ्योरी। तो अब चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ के आपको सही आंसर बता देता हूँ। हाथ से पकड़ने वाले पोर्टेबल टाइप ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, ये होता है सीटी टाइप ट्रांसफार्मर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ही वीडियो को लाइक करना, तो ही वीडियो को सब्सक्राइब करना, अन्यथा वीडियो को सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि जब आपको वीडियो अच्छा लगा नहीं होगा तो फिर आप वीडियो को सब्सक्राइब करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, फालतू का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम। अब अगले सेशन में बहुत ही जल्दी लेकर आ रहा हूँ जो ट्रांसफार्मर के बारे में ही रहेगा, ट्रांसफार्मर के ही क्वेश्चन रहेंगे। हम ट्रांसफार्मर के क्वेश्चनों को, मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन बनता है। इसमें से चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठ ले, किसी भी एग्ज़ाम का पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे वो डीएमआरसी का हो, चाहे वो केएमआरसी का हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हो, या फिर इसरो हरियाणा लाइनमैन का, एमपीईबी का, हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सब इसके बारे में आपको मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी ट्रांसफार्मर के बारे में क्वेश्चन लेके आऊँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके गाइस, थैंक यू।